अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिड टर्म के बाद हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। इस सेशन में हम 2 लेक्चर्स को स्टडी करेंगे और हमारा मेन टॉपिक होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेसिकली आवर नेक्स्ट मेजर टॉपिक इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हमने स्टार्ट में HRM को समझा, उसके बाद हमने स्टाफिंग को देखा, लोगों को अपॉइंट करना, टेस्ट, इंटरव्यूज, रिक्रूटमेंट, सारा। रिक्रूटमेंट के बाद लोग परफॉर्म करते हैं, ट्रेनिंग हम उनको पहले कराते हैं, उसके बाद हम उनको परफॉर्मेंस करने के लिए कहते हैं। परफॉर्मेंस के साथ जो हमारा एक मेजर एलिमेंट अटैच होता है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो लेट्स हैव अ लुक। परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली है क्या? परफॉर्मेंस अप्रेजल को अगर हम जरा डिटेल से डिस्कस करना चाहें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी शख्स को अपॉइंट करती है तो उसको कुछ क्लियर क्राइटेरिया दिए जाते हैं जिसके अगेंस्ट उसने अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। अगर एक फाइनेंशियल मैनेजर है तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें डिटेल से लिखी गई होती हैं कि उस फाइनेंशियल मैनेजर ने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, बजटिंग कैसे होगी, ऑडिटिंग कैसे होगी एंड सो ऑन। तो एट द एंड ऑफ अ सर्टेन टाइम इंटरवल, मे बी 6 months, मे बी 1 year, ये देखा जाना इंतहाई जरूरी होता है कि हमने इनको जो टास्क दिए थे क्या वो टास्क कंप्लीट हुए हैं। फर्स्ट थिंग, अगर वो हुए हैं तो उनका क्वालिटी ऑफ वर्क क्या रहा है। एक तो क्वांटिटी ऑफ वर्क बड़ी अहम चीज है कि कितना काम किया गया है, और दूसरा क्वालिटी ऑफ वर्क, जो काम हुआ है वो कितनी क्वालिटी का है, कितना एरर फ्री है, कितना एक्यूरेट और टाइमली सबमिशन है। तो इन दोनों चीजों को देखा जाना बहुत जरूरी होता है और ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में होता है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल इज बेसिकली अ सब टॉपिक ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा वसी टॉपिक है, उसके अंदर हमारा एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है जिसको हम आज स्टडी करेंगे। अगेन बॉटम लाइन इज व्हाई डू वी केयर? वी आर एक्चुअली कंसर्न प्राइमरली विद परफॉर्मेंस मोर देन एनीथिंग एल्स। हम परफॉर्मेंस के साथ कंसर्न हैं, बीइंग एन HR स्पेशलिस्ट। हम परफॉर्म करना चाहते हैं और लोगों से परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं। अगर हम एम्प्लॉय हैं तो हम एक अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, और अगर हम एक सुपरवाइजर या एक मैनेजर हैं तो हम अच्छी परफॉर्मेंस लोगों से लेना चाहते हैं। तो परफॉर्मेंस के कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में से एबिलिटी है, मोटिवेशन है और अपॉर्चुनिटी है। तो हमें ये चीजें भी देखनी होती है कि हम एक शख्स को अगर परफॉर्मेंस के लिए उसको स्ट्रेस कर रहे हैं, उसको एनफोर्स कर रहे हैं, तो क्या उसके पास इसेंशियल तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसकी एबिलिटी है, वो मोटिवेटेड है और उसको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो परफॉर्मेंस के बारे में हमें किसी भी किस्म की लाइबिलिटी या हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने से पहले हमें ये चीज़ें भी देखनी होती हैं कि क्या हमने उसको आइडियल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। अगर वो उसको मोटिवेटेड नहीं था तो क्या हमने उसके मोटिवेशन लेवल को बेहतर किया, और अगर वो एबिलिटी नहीं थी उसके अंदर तो क्या हमने ट्रेनिंग के जरिए उस एबिलिटी को फुलफिल किया। तो बेसिकली कुछ इंटरनल बैरियर्स भी होते हैं कैरियर एडवांसमेंट में। लोगों की कैरियर में जो आगे वो नहीं जा सकते, उसमें उनके कुछ तो इंटरनल बैरियर्स भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स तो अपनी जगह पे होते ही हैं, लेकिन समटाइम्स उनके कोई अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज, कुछ पर्सनल इश्यूज भी ऐसे होते हैं जो उनको कैरियर में एडवांस नहीं होने देते। तो ऑर्गेनाइजेशन की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई शख्स साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग की भी अरेंजमेंट की जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बैंक्स के अंदर स्पेशली, या जहाँ पे हाई प्रेशर वर्क एनवायरनमेंट होता है, काम का बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर होता है, तो अचानक से वो उठते हैं और बहुत अजीब सा रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग खुदा ना खास्ता दे कमिट सुसाइड एंड समटाइम्स समवन वो फिजिकली फायर करना शुरू कर देते हैं वहां पे। तो इंटरनल बैरियर्स होते हैं, उनको हमने डील करना होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को अब जरा हम देखते हैं कि बेसिकली व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड मैनेजिंग। पहले हमने इवैल्यूएशन करनी है, फिर मैनेज करना है क्या, बोथ द बिहेवियर एंड आउटकम्स इन द वर्क प्लेस। अब देखिए 2 चीजें हैं, एक तो हमने इवैल्यूएशन करनी है, जब हम एग्जाम कर रहे होते हैं तो हम आपको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं ना, तो उसके साथ हमने मैनेज भी करना है। एग्जाम के रिजल्ट्स के मुताबिक हमने आपको मैनेज करना होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल भी बिल्कुल इसी तरह काम का इम्तिहान है कि काम कितना किया। और कौन सी 2 चीजें हम फोकस करते हैं, एक तो एक लोगों का बिहेवियर। अब मैं आपको इसको बिल्कुल इसी तरह समझाऊंगा कि एक स्टूडेंट है, वो रूड है, वो रफ उसका बिहेवियर है, वो बदतमीज है, लेकिन वो नंबर अच्छे ले रहा है, मार्क्स अच्छे है, CGPA अच्छा है, तो क्या हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है? व्हाट डू यू थिंक? नो, नॉट एट ऑल।
हम कहेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस तो ठीक है, आउटकम्स तो ये दे रहा है, बट हिज बिहेवियर इज नॉट सो गुड। और एक शख्स का बिहेवियर बहुत ज्यादा पोलाइट है, बहुत वो अच्छा पॉलिश्ड बिहेवियर है उसका, लेकिन वो आउटकम नहीं दे रहा, तो क्या हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट या बहुत अच्छा वर्कर है? नो, अगेन नो। तो दोनों क्राइटेरिया पे उसको पास होना है, उसके बिहेवियर में भी उसको अच्छा होना है और वो आउटकम्स में भी उसको अच्छा होना है। Its goal is to provide an accurate picture of past and our future employees performance। तो इसका मकसद क्या होता है कि एम्प्लॉयज को क्लियर किया जाए कि पिछले एक सर्टेन पीरियड में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है और फ्यूचर में हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टू अचीव दिस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, अब देखिए, एक शख्स को जब हम कहते हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो अल्टीमेटली अगला क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा, अच्छी परफॉर्मेंस क्या होती है? स्टैंडर्ड तो मुझे बताएं। अगर हम एक स्टूडेंट को कहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, आपका सीजीपी अच्छा नहीं है, तो वो अगला क्वेश्चन नेचुरल यही होगा ना कि मुझे स्टैंडर्ड तो बताएं, परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड क्या था, आपके ख्याल में अच्छी परफॉर्मेंस क्या होती है? तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स भी सेट किए जाते हैं और उनको कन्वे किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन जब परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रही होती है तो वो किन चीजों को फोकस करती है? व्हाई इज परफॉर्मेंस मेजर्ड? सबसे पहले परफॉर्मेंस को क्यों मेजर किया जाना है, उसका इस्तेमाल क्या है, यूजेज। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम सिंपली पूछें तो भाई अगर पहले सेमेस्टर के एंड पे आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं होगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं होगी, तो सेकंड में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसी तरह अगर पहले 3 माह में एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होगा, तो वो अगले 3 माह भी ठीक काम नहीं करेंगे, एंड सो ऑन। व्हाट इज मेजर्ड? क्राइटेरिया क्या होगा जब हम किसी शख्स को मेजर करेंगे कि भाई क्या वो वक्त पे आ रहा है, वक्त पे जा रहा है, ये उसका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। अच्छा, वो अपनी सारी असाइनमेंट्स को टाइम पे कंप्लीट कर रहा है, लेकिन वो टाइम को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब वो अटेंडेंस उसकी 8 की बजाय 9 बजे है, वो लेट आ रहा है, काम को वक्त पे मुकम्मल कर रहा है, तब भी हम कहेंगे कि नहीं। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया हमने सेट करना होता है, और क्राइटेरिया एक नहीं होता है, मल्टीपल इस पे चीजें होती हैं। हाउ इज इट मेजर्ड? मेजरमेंट का तरीका क्या होगा? कि इंटरव्यू के जरिए कोई लॉग शीट होगी, वो आगे हम देखेंगे इसके तरीकेकार। हु मेजर्स? क्या एम्प्लॉयज का बॉस उसको मेजर करेगा, कोई थर्ड पार्टी हायर की जाएगी, उसको कोलीग के जरिए उसको मेजरमेंट किया जाएगा? व्हेन इज इट मेजर्स? टाइमिंग। क्या हर 3 माह बाद ये मेजरमेंट होगी, 6 माह बाद होगी, साल बाद होगी, वीकली, एनुअली? इसका टाइम इंटरवल क्या होगा? ये भी बड़ी अहम चीज है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? एक साइड पे तो हम इसकी इवैल्यूएशन करते हैं, हर मिड टर्म और हर फाइनल टर्म पे अब क्या क्या होता है, इवैल्यूएशन हो रही होती है, और उस इवैल्यूएशन से फर्दर हम एक नतीजा क्या निकालते हैं, ये फर्दर उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डेवलपमेंटल भी होता है। जब आपको कहा जाता है कि जनाब आपकी सीजीपीए इस बार एसजीपीए जो है वो 2 पॉइंट्स कम हो गई है, 3 पॉइंट्स कम हो गई है, दैट मीन्स कि यू नीड टू वर्क हार्ड नाउ। तो आप खुद को डिवेलप करते हैं। तो एक तो इवैल्यूएशन होती है और दूसरी उससे डेवलपमेंट भी आती है। इसी तरह एम्प्लॉय को बताया जाता है कि पिछले 3 माह में आपकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ये रहे हैं और आगे हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे वो डेवलप भी करता है, खुद को बेहतर करता है। इवैल्यूएटिंग ऑब्जेक्टिव्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के मकासद क्या हैं? स्टाफिंग डिसीजंस। सबसे पहली बात, हम स्टाफिंग डिसीजन करते हैं कि भाई हमें कितने लोग चाहिए, हमारे जो मुतलका कितने लोग हैं जो काम को मुकम्मल कर रहे हैं, और अगर काम ज़्यादा है, उनसे नहीं संभल रहा, तो हमें 1, 2, 4 कितने नए लोगों की ज़रूरत है, या अगर यही लोग काफ़ी हैं तो काम बेहतर तौर पे क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा। स्टाफिंग डिसीजन में हमें इवैल्यूएशन मदद देती है। कॉम्पेंसेशन डिसीजन, हु विल गेट व्हाट, किस शख्स को कितने फवायद देने हैं, सैलरी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, इंक्रीमेंट्स, इंसेंटिव्स, बोनसेस, फैसिलिटीज, ये सारी की सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन क्यों देगी? ऑफ कोर्स जो हाई परफॉर्मिंग वर्क जो लोग हैं उनको दी जाएगी। तो वो हाई परफॉर्मिंग कहां से हमें पता चलेगी? वो इवैल्यूएशन के जरिए हमें पता चलेंगे। तो कॉम्पेंसेशन के जो डिसीजंस होते हैं उनकी भी बेस जो है वो इवैल्यूएशन होती है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। वैल्यूएट सिलेक्शन सिस्टम, फर्दर से हमें यह पता चलता है कि जनाब हमने फलां लोगों को हायर किया और वो बेहतर काम नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट हमने कैसे लोगों को हायर करना है, कौन सी स्किल्स हमने उनमें देखा करनी है। अच्छा, डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? परफॉर्मेंस फीडबैक, हम उनको फीडबैक देते हैं कि भाई 3 माह में आपने ये कुछ किया है और ये कुछ नहीं कर पाए, तो फर्दर आप अपने आप को इंप्रूव करें, खुद में बेहतरी लेके आए। डिसीजन फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर उनकी परफॉर्मेंस के बारे में हम डिसीजन करते हैं
कि अगले 1 माह में, 2 माह में, 6 माह में अगर आप ये चीजें अचीव करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी हैव नो प्लेस फॉर यू। आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, हमें ये भी पता चलता है कि किन जगहों पे कुछ मसाइल हैं और उनको हम ट्रेनिंग के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट टू एवेलुएट, कौन सी चीजें एवेलुएट की जाती हैं? ट्रेड्स, बिहेवियर्स एंड टास्क आउटकम। ऑफ कोर्स पहली 2 चीजों को आप वर्क बिहेवियर कह सकते हैं, और लास्ट वर्क आउटकम, जो रिजल्ट्स हैं, जो एक्चुअल काम किया जाना है। सो व्हाट आर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, किन चीजों के अगेंस्ट आप किसी चीज को इवैल्यूएट करेंगे या उसकी मेजरमेंट की जाएगी? एक्सपेक्टेड लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, कुछ बेंचमार्क्स हो सकते हैं। बेंचमार्क क्या है? हम एक स्टैंडर्ड दे देते हैं कि भाई फलां शख्स ने इतना अचीव किया है, आपने भी इतना ही अचीव करना है। गोल, करंट सीजीपीए में मैंने 0.3 ऐड करने हैं, करंट 3 है तो नेक्स्ट से मैंने 3.3 पे ले जाना है, तो करंट हम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं और इस तरह हम कुछ टारगेट सेट कर लेते हैं कि मैंने 3.8 लेना, ये मेरा टारगेट है। तो बेसिकली ये कुछ चीजें होती हैं जिनके अगेंस्ट हम परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हैं। इट शुड रिलेट बैक टू द जॉब डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, लेकिन ये चीजें जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में चीजें लिखी होती हैं उनके मुताबिक होनी चाहिए। जो चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने लिखी थी कि इस शख्स को हायर कर रहे हैं और इसके ये काम होंगे, ये उन्हीं के मुताबिक होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर उनसे बाहर होंगी तो एम्प्लॉय कंप्लेन करेगा कि जनाब जब मुझे अपॉइंट किया जा रहा था तो मुझे ये बताया गया था कि आपके जिम्मे ये काम है, लेकिन अब आप मुझे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया डिफरेंट दे रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया है वो अच्छे हैं और कौन से स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए हैं वो अच्छे नहीं है? तो इनमें कुछ क्राइटेरियाज हैं। एक तो रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिटी बेस्ड होना चाहिए, उसको अनरियलिस्टिक गोल्स या अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स नहीं देने चाहिए। दूसरा, मेजरेबल हो। आप अगर एक बच्चे को कहते हैं कि बच्चा मेहनत करें और अच्छा पढ़ें और अच्छे नंबर दें, वो मेजरेबल नहीं है। आप उन्हें कहें कि जनाब डेली आपने 6 घंटे स्टडी को देने हैं और आपका सीजीपीए 3.5 होना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव मेजरेबल गोल्स, आप उनको एक्चुअली मेजर कर सकते हैं कि 6 में से कितने घंटे पढ़ा गया है आज। तो गोल्स जो है वो मेजरेबल होने चाहिए और क्लियरली अंडरस्टूड होने चाहिए। अगर हम कहते हैं कि आपने 24 घंटों का 30% पढ़ाई को देना है, राइट, तो ये अब देखिए चीज तो तकरीबन वही है। हम कहते हैं जी 24 घंटों का 25% आपने पढ़ाई को देना है, तो ऑलमोस्ट वो 6 घंटे बन रहे हैं, लेकिन चीज क्लियरली समझ नहीं आ पा रही। अगर हम कहते हैं कि 6 घंटे देने हैं पढ़ाई को तो चीज क्लियरली समझ आ रही है। तो गोल्स भी इसी तरह क्लियरली कम्युनिकेट होने चाहिए। अप्रेजल का प्रोसेस क्या होता है? डिटरमिन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, हम परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली डिटरमिन करते हैं पहले खुद से, मैनेजर। चूज एन अप्रोप्रिएट अप्रेजल मेथड, फिर उसके बाद हम अप्रेजल मेथड कौन सा इस्तेमाल करेंगे। वो इंटरव्यू हो सकता है, वो बार्स हो सकता है, ग्राफ्स हो सकते हैं, वो आगे हम स्टडी करेंगे। उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम सुपरवाइजर को ट्रेन करते हैं जिसने एक्चुअली परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी होती है, हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं। Then we discuss those methods with employees, हम एम्प्लॉयज के साथ वो मेथड्स डिस्कस करते हैं कि जनाब हम आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करने जा रहे हैं और उसका तरीकाकार ये होगा। अप्रेज अकॉर्डिंग टू जॉब स्टैंडर्ड, जो जॉब के स्टैंडर्ड्स होंगे उन्हीं के मुताबिक हम उसकी जॉब अप्रेजल तैयार करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पिछले 6 माह में वो कुछ और काम कर रहे हैं, जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बारी आए तो आप उनसे किसी और चीज के अगेंस्ट बात करना शुरू कर दें। वो रेलिवेंट होना चाहिए। डिस्कस अप्रेजल विद एम्प्लॉयज, ऑफ कोर्स। डिटरमिन फ्यूचर परफॉर्मेंस गोल्स, अप्रेजल के एंड पे हमने फ्यूचर भी उन्हें बताना होता है कि जनाब पिछले में आपने ये किया और ये नहीं किया और फर्दर हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। That's all for our first lecture on performance appraisal. I hope you have enjoyed our lecture. Thank you. Allah Hafiz.